ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, गलती से यहाँ पे पार्ट 1 रह गया। इसी पार्ट में सब कुछ हम करेंगे, एक ही पार्ट में करेंगे। एक ही स्लाइड डेक है, सब मैंने समराइज करके यहाँ पे लिखा है। IAS 32 एंड IFRS 9 7 के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में 7 पूछा नहीं जाता, इट्स प्योरली डिस्क्लोजर्स। तो एंड वी आर अवेयर अबाउट फ्यू ऑफ द डिस्क्लोजर्स कि उसको किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन किस तरीके से करना है, रिस्क रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं, तो हमने फुल फ्लेज इसमें देखा है। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू क्विकली ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कब कब पूछा गया है, तो these many times financial instruments had been asked in the examination. तो December 2022, 21 and these are the full-fledged questions, separate questions. इसके अलावा कंसोलिडेशन की क्वेश्चन में भी कुछ सवाल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि दिसंबर 2022 के बाद कभी सवाल नहीं पूछा गया, तो वो फुल फ्लेज सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट वो फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में आता ही है। तो इतनी बार इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बट उतना ही सिंपल है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट इज वेरी वेरी सिंपल पर से। तो हम सोच सकते हैं कि इसमें क्या आएगा और क्या आंसर देना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। मेरा एक्सपीरियंस इस तरीके का है कि टॉपिक को हम जितना डिफिकल्ट मानते हैं, यहां पे ब्लॉक क्रिएट होता है, यहां से ब्लॉक निकल जाए और उसको रिपीटेटिव बेसिस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलहाल आज के दिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वो बहुत सिंपलिस्टिक हो जाता है। प्रैक्टिकल वे में भी वो सिंपल ही है। वी नीड टू जस्ट स्टिक टू बेसिक्स, दैट्स इट। मैं आज भी अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेरी आती है इन प्रैक्टिस, तो बेसिक से ही सभी आंसर्स मिलते हैं। सो कभी भी हमारा डिस्कशन होता है तो वी ऑलवेज गो बैक टू द बेसिक्स एज अ ग्रुप इन ऑफिस एंड वी फाइंड द आंसर्स। तो जो आज हम करने वाले हैं, दीज आर प्योरली द बेसिक्स। तो सबसे पहले हम 4 डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। एक है व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देन व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट, व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड व्हाट इज इक्विटी। वेरी सिंपल वन हमने किया है, उसको रिपीट करेंगे क्विकली। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है IAS 32 वाली बात, कि जो बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स हमने कल देखे थे, बैलेंस शीट में 3 कंपोनेंट्स है, टोटल 5 कंपोनेंट्स में से हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखा था कल 5 कंपोनेंट्स है, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो ये 5 कंपोनेंट्स में से 3 बैलेंस शीट में है। तो उसमें से इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये 2 कंपोनेंट्स के बारे में बात की है IAS 32 में, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मदद से फंड रेज किया जाता है, उस फंड्स का, उस इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन कहां से हो, कहां पे हो, चाहे वो इक्विटी में जाएगा या वो लायबिलिटी में जाएगा। ये दोनों में से किसी एक कैटेगरी में उस इंस्ट्रूमेंट का, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम फंड रेज करते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन कहां पे हो, ये बात 32 में की गई है। तो उस क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम रिकॉग्निशन, मेजरमेंट करेंगे। डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स तो थोड़ी बात की बात है। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स पहले देखेंगे। इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, आपको पता है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जो कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट का किस तरह से होगा, ये सेपरेटली देखना पड़ेगा। उसके रीजंस आपको पता है, मैं आज दोहराऊंगा उसको। उसके बाद कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हम देखेंगे 32 वाला, उसका मेजरमेंट के बाद थोड़ा सा टेक्निकली या कुछ इलस्ट्रेटिव वे में हम एग्जांपल देखेंगे कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। देन डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स देखेंगे, और उसके बाद में डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये 2 बातें देखेंगे। उसके बाद हम ईसीएल करेंगे। ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ईसीएल में, आज तक इतने सवाल पूछे नहीं गए हैं, लेकिन कभी भी पूछ सकते हैं।
तो सिंपलिस्टिक वे में ईसीएल करेंगे और उसके बाद हम करेंगे बेसिक्स ऑफ हेज अकाउंटिंग। तो बेसिक्स ऑफ हेज अकाउंटिंग अगेन आई वुड से कि वी विल स्टिक टू दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेज अकाउंटिंग। बहुत डिटेल में ये हमने टॉपिक किया था, उसके लिए लगभग हमने 2 से 3 घंटे लिए थे इफ यू रिमेंबर। सो ईसीएल के लिए भी लगभग उतना ही टाइम हमने स्पेंड किया था। तो वो थोड़ा सा वहां पे जाके वापस अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो वीडियोस देखने पड़ेंगे, अदरवाइज हम उसको आज क्विकली ब्रश अप करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग किसी भी एलिमेंट का करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का करना है, किसी भी आइटम का करना है, वो चाहे एसेट हो, लाइबिलिटी हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, वो चाहे इक्विटी हो, उसका नेचर पहले समझ में आना चाहिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सब्सटेंस समझ में आना चाहिए। वो समझ में आता है तो अकाउंटिंग बहुत सिंपल होता है। कई बार मैंने आपसे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंड कीजिए, रेवेन्यू में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो दो पार्टीज के बीच का जो अरेंजमेंट है वो समझ में आता है, वो समझ में आता है तो अकाउंटिंग ईजियर हो जाता है और उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग होता है। आईएफआरएस में सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कॉन्सेप्ट, फॉर्म चाहे जो भी हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रीड करने के बाद उसके सब्सटेंस में क्या है उस बेसिस पे हमारा अकाउंटिंग होता है। तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए हमें, मेरी बैलेंस शीट में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से लाइन आइटम्स वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तब जाके मेरे ये 3 स्टैंडर्ड्स लगते हैं। मेरे पास 3 स्टैंडर्ड्स हैं। एक है IAS 32 जिसमें प्रेजेंटेशन होता है, एक होता है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बड़ा टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसमें रिकॉग्निशन आता है, मेजरमेंट आता है, इसके बाद इसमें डेरिवेटिव्स का अकाउंटिंग आता है, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का अकाउंटिंग आता है, डी रिकॉग्निशन आता है, ECL मॉडलिंग आता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इंपेयरमेंट मॉडलिंग, फिर हेज अकाउंटिंग आता है। तो इतने सारे टॉपिक्स IFRS 9 में एलॉबरेट डिस्कशन है। जो भी एम्बिग्यूटीज पहले थी अंडर IAS 39 वो रिमूव करके यहां पे डाल दिया गया, यहां पे क्लैरिटी आ गई है इस स्टैंडर्ड में। इसके अलावा डिस्क्लोजर्स के लिए IFRS 7 हमारे पास है, तो इट इज प्योरली ऑन डिस्क्लोजर्स। सो दीज आर द 3 स्टैंडर्ड्स which will deal with the entire financial instruments, out of which we are not going to do 7. We will focus on 32 and 9 purely. तो पहले हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ये उसकी डेफिनेशन से जानेंगे, जो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। तो बैलेंस शीट में मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दीज आर नॉट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। IFRS के अंडर SOFP में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट में, फिर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटीज का सेपरेट प्रेजेंटेशन नहीं आता। तो नॉर्मल एसेट्स में उसका क्लासिफिकेशन होगा, मतलब उसका सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं है। नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट दोनों के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, इसका कोई सेपरेट कैटेगराइजेशन नहीं है। इंड एस में इसका सेपरेट कैटेगराइजेशन आता है कंप्लीटली। तो ये सेपरेट कैटेगराइजेशन जो इंड एस में आता है उसके लिए तो ये वैसे भी जानना जरूरी है, लेकिन इंड एस में तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेट अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये नहीं है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? तो 3 ही एस्पेक्ट से, नंबर 1, 2 एंड 3। दिस इज, if these 3 parameters are satisfied, then we can call it as it is a financial instrument. Number 1, it must be a contractual arrangement. So there must be a contract. So this contract can be verbal, this contract can be written. Generally written contract होता है financial instruments में, most of the cases. ये contractual arrangement होना चाहिए 2 पार्टीज के बीच में, जहां पे एक पार्टी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस पार्टी को कुछ राइट मिलता है, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है, इसका फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हुआ, इसका राइट क्रिएट हुआ, तो डेफिनेटली इसका ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, करेक्ट।
बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है हमारे पास, यहां पे एसेट एंड यहां पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो यहां पे दो बातें आती है, यहां पे इक्विटी आता है, यहां पे लाइबिलिटीज आता है, एंड यहां पे एसेट आता है। और ऐसा ही बैलेंस शीट सामने वाली पार्टी का रहेगा, सिमिलर अकाउंटिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसका अगर एसेट क्रिएट हुआ तो सामने वाली पार्टी का या तो इक्विटी क्रिएट होगा या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगा। इसके काउंटर में इसका राइट क्रिएट होगा तो इसका ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा या तो उसका इक्विटी क्रिएट होगा। दोनों में से कोई एक बात जरूर होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी एट द सेम टाइम पैरेलली। तो जैसे मैंने कहा, इसकी एसेट तो इसकी इक्विटी या लाइबिलिटी, दोनों में से कोई एक होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ेंगे उसका नेचर जो है उस बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये तो इक्विटी होगी या तो ये लाइबिलिटी होगी। फाइनेंशियल एसेट, एसेट के अंदर इट इज फाइनेंशियल एसेट। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर आप दिमाग में रखिए, राइट टू रिसीव कैश, इसको क्या कहते हैं? राइट टू रिसीव कैश। अगर कैश मिलने का राइट है या दूसरी फाइनेंशियल एसेट मिलने का राइट बनता है तो ये मेरा फाइनेंशियल एसेट बना। ये कब होगा? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, एक्स एंड ये वाई। एक्स ने अगर बैंक में डिपॉजिट रखा, एक्स ने अगर बैंक में डिपॉजिट रखा तो वो डिपॉजिट एक साल के लिए, तो एक साल के बाद उसको वो कैश मिलने का राइट मिलता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अलोंग विथ इंटरेस्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बताता है। ये राइट उसको मिला तो ये बैंक की लाइबिलिटी होगी, डिपॉजिट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने किसी को लोन दिया, एम्प्लॉय को लोन दिया, थर्ड पार्टी को लोन दिया, ये राइट टू रिसीव कैश है। लोन दिया मतलब कैश मिलने का राइट है आफ्टर 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, वॉट एवर इज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। वो कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम पीरियड लिखा है उसके बाद में वो कैश मुझे वापस मिलेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। इट इज राइट टू रिसीव कैश। सामने वाली पार्टी का वो ऑब्लिगेशन बना। एक्स ने इन्वेस्ट किया इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई, इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई। यहां पे अब देखिए, राइट टू रिसीव कैश नहीं होता। इक्विटी शेयर्स में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की तो राइट टू रिसीव कैश नहीं होता। सामने वाली पार्टी का ऑब्लिगेशन भी नहीं है। इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ वाई। उसकी इक्विटी शेयर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो वो रेसिडुअल इंटरेस्ट मुझे देता है। इसीलिए फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में राइट टू रिसीव कैश के अलावा यहां पे कैश इंक्लूड किया है प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ये भी इंक्लूड किया है। सो ये एक, ये दूसरी बात और ये तीसरी बात। तो ये तीन बातें हैं। कैश, जहां पे राइट टू रिसीव कैश अगर फाइनेंशियल एसेट है तो कैश क्यों नहीं? कैश इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए उसको डेलिबरेटली उसको इन्वॉल्व किया गया है एज अ फाइनेंशियल एसेट। थर्ड थिंग, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर डजंट प्रोवाइड यू राइट टू रिसीव कैश बट इट represents residual interest in the equity of the in the residual assets of the counterparty। तो इसलिए उसको फाइनेंशियल एसेट के का एक स्टेटस दिया है स्टैंडर्ड ने, इसलिए ये स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है फाइनेंशियल एसेट्स में। तो सिंपल सी बात है, तीन चीजें। एक तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए, विच गिव्स मी राइट फाइनेंशियल एसेट। It creates, it originates financial asset for X, it originates financial liability or equity for Y। ये जब होता है parallelly because of that contractual arrangement, उसको financial instrument कहेंगे। As simple as that। Are you with me everyone? कई सारे examples हमने इसमें देखे थे। तो जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल एसेट में यहां पे क्या आता है? राइट टू रिसीव कैश, B कैश, C इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट,
और एक बात है जो हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी एग्जैक्टली मिरर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। यही है, यहां पे कैश नहीं आएगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स नहीं आएगा, बिकॉज दैट्स अ लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब होता है यहां पे रेसिडुअल इंटरेस्ट इन नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी। तो यहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी भी पार्टी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें एक डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस। इक्विटी है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब किस तरह का ऑब्लिगेशन? वापस करने का ऑब्लिगेशन, जो फंड रेज किया है। लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या होता है, यहां पे जो अमाउंट्स रहते हैं, दिस इज नथिंग बट फंड रेज्ड फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एसेट्स में होता है। am I right? तो ये जो फंड मैंने रेज किए हैं, इसको मैं अप्लाई करता हूं। तो रेज करने के दो तरीके हैं, इक्विटी के फॉर्म में रेज कर सकते हैं या लाइबिलिटी के फॉर्म में रेज कर सकते हैं। इक्विटी के फॉर्म में रेज किए तो आपने कभी इक्विटी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको समझ में आएगा, पैसे इन्वेस्ट किए, वो कंपनी कबाड़ खाने में चली गई, उसका पूरा पैसा निकल गया, आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। तो ये इक्विटी होती है, यहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता काउंटर पार्टी का। वो कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, दे डू नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे योर मनी बैक। एज अगेंस्ट इन केस ऑफ लाइबिलिटी, आप लाइबिलिटी में आपका ऑब्लिगेशन बनता है, उस कंपनी का ऑब्लिगेशन। लोन आपने दिया है तो वो लोन मैंडेटरीली उनको क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। आर यू विथ मी एवरीवन ऑन दिस? सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड लाइबिलिटी। That's the basic characteristic or features of a equity and liability. तो liability कहती है presence of obligation। ये दो aspects इसमें आते हैं, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So ये है मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूं तो कई सारे फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या होंगे मेरे पास, मुझे दिखेंगे। हाँ, सो कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मुझे एसेट साइड में दिखेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज। इट मे बी इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, लोन गिवन टू एम्प्लॉइज, लोन गिवन टू थर्ड पार्टीज, लोन गिवन टू ग्रुप कंपनीज, लोन गिवन टू सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद में आता है बैंक डिपॉजिट्स, एफडी, लोन्स गिवन इन टू एनी थर्ड पार्टी, डिपॉजिट्स गिवन टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रिसीवेबल्स इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि रिसीवेबल्स इज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू अवेल सर्विसेस, डिलीवर सर्विसेस। करेक्ट, मैंने सर्विसेज डिलीवर करी, गुड्स डिलीवर किए, उसके बदले में पैसा आना बाकी है। आई हैव राइट टू रिसीव मनी फॉर द गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड टू माई कस्टमर। राइट इज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्च्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये क्या बना, मेरा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना, बिकॉज मेरा फाइनेंशियल एसेट है, मेरा राइट बनता है राइट टू रिसीव कैश। काउंटर पार्टी का क्या बना, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज अवेल किए मुझसे, उसका वो ऑब्लिगेशन बना टू डिलीवर कैश। एम आई राइट? So receivable and payable is also considered as the financial instrument. Is everybody with me on this? So this is the definition of financial instrument. Now ये थोड़ा सा इसमें examples भी है यहाँ पे, contract of a bank loan, then debentures, goods sold to a customer on a credit, equity shares issued by an entity. तो इसके सभी examples हमने देखे, किसके लिए एसेट, किसके लिए लाइबिलिटी, किसके लिए एसेट, किसके लिए इक्विटी, ये भी हमने देखा। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में ये हमने देखा, इट इज कैश। ये हमने देखा एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, ये भी हमने देखा। तीसरे में ए देखा हमने, 3A,
अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, यहां पे रिसीवेबल्स, लोन टू एम्प्लॉइज, लोन टू थर्ड पार्टी, etc. All these contracts gives right to receive cash from another entity. सामने वाली पार्टी का वो ऑब्लिगेशन है. ये बी है, ये बिल्कुल सिंपल है. कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस. यहां पे हमने एक डेरिवेटिव का एग्जांपल देखा था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में हमने ये एग्जांपल लिया था, एक कंपनी के पास टाटा मोटर्स के शेयर्स है. टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस 100 रुपए है उसके पास की. उससे लगता है कि वो 150 रुपए उसको मिलने चाहिए. ही शुड हैव 50 रुपीज ऑफ प्रॉफिट विद इन 3 months. एंड वो जाएगा ऊपर, बट मिनिमम 50 चाहिए. उससे कम अगर प्रॉफिट हुआ तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम. तो इसलिए ही मेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल दो शेयर टू बी आफ्टर 3 months. तो उसकी स्पॉट प्राइस जिस तरीके से फ्लक्चुएट होगी, उस बेसिस पे ये फॉरवर्ड प्राइस भी फ्लक्चुएट होगी. उसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है 150 में, ये कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस है. ये कब की है? 1 जनवरी 2024 में की है. 31 जैन में इसकी प्राइस, कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस चेंज नहीं होगी. लेट्स से 28 फरवरी 2024, 31 मार्च 2024, ये कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस चेंज नहीं होगी, लेकिन ये फॉरवर्ड प्राइस उसकी चेंज होगी एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉरवर्ड प्राइस एंड दिस इज फॉरवर्ड प्राइस ऑन द डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्टिंग डेट. यहां पे 150 से 150 में मिला डिफरेंस 0 है, लेकिन यहां पे 31 मार्च में टाटा मोटर्स की स्पॉट प्राइस चेंज हो गई. तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ऑन 1st of January, had I entered that on 31st of January, I probably would not have got 150 as a price for that contract. फॉरवर्ड प्राइस एंटिसिपेटेड है, जजमेंट है. am I right? 1 जनवरी का जजमेंट 150 रुपए था कि इसकी प्राइस 3 महीने के बाद 150 रुपए रहेगी. स्पॉट प्राइस 100 रुपए है, इसीलिए इसकी प्राइस, फॉरवर्ड प्राइस कितनी रहेगी? 150 रहेगी. ये 150 रहेगी तो ही इज रेडी टू सेल इट एट 150. तो उसको वो प्राइस उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. उस दिन का फ्लक्चुएशन था ही नहीं, उसकी प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0. द मोमेंट पहला रिपोर्टिंग डेट आता है, वो सोचता है कि उसकी प्राइस क्या होती थी अगर 31 मार्च में. उसे पता चला ये 140 होती थी. मतलब 31 जनवरी को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता तो वो 140 में बेच पाता. मार्केट ड्रिवन प्राइस है वो 140. उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया? 150 में. 31 जनवरी को करता तो 140 में बेचना पड़ता. बिकॉज एक महीना पहले किया, 150 में बेच पाएगा. दिस इज 10 रुपीज फेवरेबल. दिस 10 रुपीज इज नथिंग बट द डेरिवेटिव एसेट. दिस 10 रुपीज इज नथिंग बट डेरिवेटिव एसेट. इस डिफरेंसेस को हम कहते हैं मार्क टू मार्केट डिफरेंसेस. इसको हम क्या कहते हैं? M2M, mark to market differences. Mark to market differences is nothing but fair value of a derivative contract. ये इक्विटी शेयर्स देके मैं कैश लेने वाला हूं. इट इज एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोन के लिए भी करते हैं, फॉरेन करेंसी लोन, ECB लोन. लोन रीपे करना है तो जिस अमाउंट में रीपे करना है वो अमाउंट आज ही फिक्स कर दी, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होता है तो उसका हिट मुझे ना बैठे, इसलिए ऑलरेडी मैं एक रेट फिक्स कर देता हूं. तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ लाइबिलिटीज होगा. एज सिंपल एज दैट. एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज. तो ये एक्सचेंज करते वक्त मैं फॉरवर्ड प्राइस एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट चेक करता हूं और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉरवर्ड प्राइस के साथ कंपेयर करता हूं. इन दोनों में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज मार्क टू मार्केट डिफरेंसेस. दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव. या बैंकों से मांगोगे फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव तो मार्क टू मार्केट डिफरेंसेस रहेगा. मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. 10 रुपए एक शेयर की है, ऐसे 1000 शेयर्स है तो 10,000 रुपए उसकी प्राइस हो गई. पोटेंशियली मेरे लिए फेवरेबल है इस केस में, इसलिए डेरिवेटिव एसेट बना.
ये अगर लेट्स से ये अगले रिपोर्टिंग डेट में 160 बन गई, तो ये 10 रुपए निगेटिव चला गया, पोटेंशियली अनफेवरेबल, डेरिवेटिव लाइबिलिटी बना। ये क्या बना? डेरिवेटिव लाइबिलिटी बना। Am I right? Are you with me on this? तो ये जो है ये डेरिवेटिव एसेट, तो इसका मतलब ये है अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। एसेट के लिए, लाइबिलिटी के लिए लिखा है अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस। हमारा सेकंड एग्जांपल जो था ये -10 वाला, तो आपको ध्यान में रखना है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। ये जो आप 150 जो बोल रहे हो, इज इट लाइक आई एम सेलिंग इट? बिकॉज अगर 150 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और मैं अगर 140 में बेच रहा हूँ तो मेरे लिए तो नुकसान ही हुआ ना ये। मैं 140 में बेच नहीं रहा हूं, मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया है 150 में। 150 में मैं 150 में ही बेचूंगा मैं। दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, कॉन्ट्रैक्टेड फॉरवर्ड प्राइस। मैं मार्केट में चेक करता हूं कि अगर इस दिन 31 जनवरी के दिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया होता तो वो 140 में होता था, तो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है? अभी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉरवर्ड इज मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, गॉट इट। नाउ फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये हमने देखा टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू एंटिटी इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और ये भी हमने देखा टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉरवर्ड प्राइस के साथ दिस इज फॉरवर्ड प्राइस ऑन डेट ऑफ रिपोर्टिंग, एवरी रिपोर्टिंग डेट टिल कॉन्ट्रैक्ट गेट्स सेटल्ड। कॉन्ट्रैक्ट जब तक सेटल ना हो तब तक ये डिफरेंस मैं क्या करूंगा? चेक करते रहूंगा। तो वो पोटेंशियली फेवरेबल हो सकता है, पोटेंशियली अनफेवरेबल हो सकता है। ये प्राइस जो मूव होती है, मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस उस शेयर की या अंडरलाइन की जिस तरीके से मूव होती है, उस बेसिस पे ये एस्टिमेशन चेंज होता है। तो ये बस मेरे एंटिसिपेशन के लिए है। ये डे टू डे, मंथ टू मंथ ये मुझे मॉनिटर करना पड़ता है। ये आर्ली बेसिस पे भी लोग मॉनिटर करते हैं ये प्राइसेस, और कभी कभी उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि उनको इमीडिएटली बाहर उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाने का भी एक चॉइस होता है। तो जैसे ही फेवरेबल आए वो उससे बाहर निकल सकते हैं। तो कई बार डेरिवेटिव्स, आपने कई बार सुना रहेगा, डेरिवेटिव मार्केट की एक सेटलमेंट डेट होती है। तो सेटलमेंट डे के आसपास मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। दोज लॉसेस आर बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट होता नहीं है उसमें, विदाउट इन्वेस्टमेंट इतने बड़े बड़े खेल खेले जाते हैं उसमें, तो मार्जिन मनी भी इतना ज्यादा होता है। अगर लॉस हुआ तो वो इतना ज्यादा होता है कि कई लोग उसमें सारे डूब जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा इतने लोगों का नुकसान हो गया, घर बर्बाद हो गया। दैट्स बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट। इट्स वेरी डेंजरस थिंग। अगर वाइजली नहीं खेला तो वो ट्रेडिंग के लिए करना ही नहीं चाहिए। आइडियली इट इज मेड फॉर द हेजिंग, रिस्क मैनेज करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है ही नहीं। एनीवे, बैक टू अगेन आवर टॉपिक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ये पोर्शन मैं थोड़ा सा बाद में लेता हूं। एंड इक्विटी इज रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स, नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश or to exchange financial asset or financial liabilities under potentially unfavorable condition। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इक्विटी शेयर्स जब इशू करते हैं, सब ध्यान से सुनो, इक्विटी शेयर्स जब कोई कंपनी इशू करती है तो जो इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उसमें सामने वाला इन्वेस्टर है, उसकी रिस्क इक्विवेलेंट होती है। वो पैसे देता है, वो रिटर्न में बोलता है कि जितना रिटर्न आएगा उतना आएगा। वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है या बिल्कुल कम भी हो सकता है। ये रिस्क कौन उठाता है? ओनरशिप की जो रिस्क है वो रिस्क इन्वेस्टर उठाता है। ही इज द ओनर। आप अगर आज खुद बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास एक ओनरशिप की रिस्क है। बिजनेस चला तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लॉसेस काफी सारे होंगे, प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा होगा, या ऑर्डिनरी वे पे बिजनेस चलता रहेगा। एवरीथिंग इज योर्स, यू ओन एवरीथिंग।
profits losses both. You have a equal obligation rights to liabilities, to losses, to profits, to assets. तो ये एक ओनरशिप की रिस्क होती है. तो इक्विटी शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ये मेरी रिस्क है. ये रिस्क से रिलेटेड रिवॉर्ड्स भी है, ये भी मेरे हैं. रिस्क भी मेरी है, उससे रिलेटेड रिवॉर्ड्स भी मेरे हैं. ये ओनरशिप वाले इंटरेस्ट कहां पे मिलते हैं? ये इक्विटी में मिलते हैं. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी का. मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं. जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है जिस कंपनी में, वो कंपनी मुझे पैसे लौटाएगी ही. ये कोई बात जरूरी नहीं है. हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो मेरा उसमें इक्विवेलेंट शेयर हो. 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो शेयर की प्राइस 10,000 हो गई. कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकता. अच्छी बात है. 1000 शेयर्स लिए थे 100 रुपए के, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, एक शेयर की प्राइस 10,000 रुपए चली गई, 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गया. इट्स अ बेनिफिट. 100 रुपए इन्वेस्टमेंट की किया था, आज अब 10 रुपए का शेयर है. लॉसेस, कुछ नहीं कर सकता. एवरीथिंग, वो भी मुझे देने के लिए लाइबल नहीं है. ही डजंट ओ मी एनीथिंग. जो है वो है. दैट्स इक्विटी. नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, नो ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस. यहां पे एक जो ये पैटर्न है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है. यहां पे भी ये एक सेक्शन है. ये दोनों में फर्क है. फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स टू थिंग्स, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एंड और कह सकते हैं इसको. ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार इंटरेस्ट मिले ही, बट दोनों में से कोई एक या दोनों यहां पे क्या हो सकते हैं? ऑब्लिगेशन हो सकते हैं. ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट. अगर इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो, तो ये इसका ऑब्लिगेशन होता है. यहां पे नो ऑब्लिगेशन एट ऑल. ये पोर्शन एक में, दोनों में डिफरेंस है. यहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यहां पे एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. सेकेंड पार्ट अगर पढ़ेंगे तो लिखा है सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. अब देखिए क्या होता है, आपको भी ये पता है. ये क्विकली मैं आपको ये आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. एंटिटी है, उसका ये बैलेंस शीट है, ये इक्विटी है, ये लाइबिलिटी है. फंड रेज किया, फंड रेज किया बाय वे ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. जो इंस्ट्रूमेंट, अब नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या होता है. लेट्स से लोन गिवन टू एक्स लिमिटेड, दिस इज एक्स लिमिटेड. ठीक है, एक्स लिमिटेड की इक्विटी एंड लाइबिलिटी में उसने फंड रेज किया बाय वे ऑफ लोन. तो लोन के केस में लोन रीपे करना पड़ेगा कैश में. am I right? देयर इज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश. बात बिल्कुल सिंपल, क्लियर. यहां पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है. लोन रीपे करना है कैश में. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 5 years. रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है? रिडीमेबल 10% डिबेंचर्स, मतलब कैश जो प्रिंसिपल सम है वो भी रीपे करना पड़ेगा, उसके साथ साथ 10% इंटरेस्ट भी मैंडेटरीली देना पड़ेगा. am I right? तो ये क्लैरिटी है यहां पे. लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ये भी हो सकता है मेरे पास कोई रिसीवेबल्स है, मैं कहता हूं मेरे पास रिसीवेबल्स है 1 करोड़ के, लोन लिया 1 करोड़ का, रिसीवेबल्स 1 करोड़, ये 1 करोड़ के रिसीवेबल्स आप ले लो एज अ सिक्योरिटी, आप ही इसे रिडीम कर दो, आप ही इसको वसूल कर लो, यू रिकवर इट फ्रॉम माई डेटर. तो मैंने या तो कैश दिया या तो अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया. जहां पे कैश डिलीवरी है
जहां पे दूसरे कोई फाइनेंशियल एसेट्स की डिलीवरी है, अगेंस्ट जो भी पैसे मैंने लिए हैं उसके अगेंस्ट अगर मैंने कैश की डिलीवरी की है, करनी है, तो क्लियर कट ऑब्लिगेशन का प्रेजेंस समझ में आता है। एम आई राइट? लेकिन यहां पे अगर कन्वर्टेबल ये इंस्ट्रूमेंट है, इश्यू ऑफ कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, compulsorily convertible debentures of rupees 1 lakh to be converted into 1000 equity shares of rupees 100 each. 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इसमें इसको कन्वर्ट करना है, बात खत्म, कन्वर्जन करना है। यहां पे कैश की डिलीवरी नहीं है, बात समझिए, दैट इज द डिफरेंस। कैश डिलीवर करनी है या नहीं डिलीवर करनी, बात समझ में आती है। इन्वेस्टमेंट किया, नो रिफंड, कुछ पेमेंट नहीं करना, रिडीमेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, समझ में आता है, इक्विटी। लोन दिया है, रिपेबल है। डिबेंचर्स इशू किए, रिडीमेबल है, लाइबिलिटी। बट जहां पे ऐसे डिबेंचर्स है जिसका कन्वर्जन होगा इनटू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कैश की डिलीवरी नहीं है। यहां पे इन्वेस्टमेंट्स और यहां पे इक्विटी शेयर्स, मेरे खुद के इक्विटी शेयर्स, मतलब यहां पे मेरे कुछ इक्विटी शेयर्स है, यही इक्विटी शेयर्स मैं कुछ यहां पे इशू कर दूंगा इसको सेटल करने के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट को सेटल करने के लिए। सवाल यह आता है कि ये जो सीसीडी है 1 लाख रुपए के, इसका क्लासिफिकेशन यहां होना चाहिए या यहां होना चाहिए। अल्टीमेटली होगा क्या, इन्वेस्टमेंट इशू क्या होगा, इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू होंगे। ये इक्विटी शेयर्स अगर इशू होने वाले हैं तो ये अल्टीमेटली यहीं पे आएंगे कहीं पे, इसमें कुछ एक हिस्सा बढ़ जाएगा उसका। am I right? तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है सीसीडी वाला, इसका क्लासिफिकेशन कहां पे होना चाहिए, ये बात है। कैश डिलीवर होती है तो समझ में आता है ये लाइबिलिटी में इमीडिएटली जाएगा, लेकिन ऐसे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले में मेरे खुद ही के इक्विटी शेयर्स में देने वाला हूं, तो क्या होगा, तो उसका क्लासिफिकेशन कहां पे होगा। ये IAS 32 की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमारा प्रिंसिपल वही है जो पहले था। क्या प्रिंसिपल है हमारा क्लासिफिकेशन के लिए, सोचिए। हमने फीचर्स देखे थे, इक्विटी का फीचर क्या है और लाइबिलिटी का फीचर क्या है। तो इक्विटी का फीचर है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, एंड यहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। जहां पे कैश डिलीवरी करनी होती है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, जहां पे ऑब्लिगेशन होता है कैश देने का, वहां पे ये ऑब्लिगेशन क्लियरली समझ में आता है, दिस इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, और वो हम लाइबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं। लोन, रिडीमेबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स फॉर्म क्या है, शेयर्स का फॉर्म है, लेकिन सब्सटेंस में जाके देखें तो क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ये मेरे कैश डिलीवरी करने का ऑब्लिगेशन है। कहां पे आएंगे, ये लाइबिलिटी में आएंगे। जहां कहां पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम कोई फंड्स रेस करते हैं, वो फंड्स अगर वापस कैश में रिफंड करने का, रीपे करने का, रिडीम करने का अगर ऑब्लिगेशन है, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज माय फाइनेंशियल लाइबिलिटी। आर यू विथ मी एवरीवन? संजय थोड़ा म्यूट कीजिए प्लीज, आपके यहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो यहां पे मेरे पास एक ऑब्लिगेशन है, तो वो लाइबिलिटी में क्लासिफाई होगा। लेकिन जहां पे मैंने ये रेस तो किए हैं फंड्स, लेकिन उसके बदले में क्या देना है, इक्विटी शेयर्स देने, मेरे खुद ही के इक्विटी शेयर्स देने। ये जो इक्विटी शेयर्स में देने वाला हूं, मेरे खुद के इक्विटी शेयर्स देने वाला हूं, तो ये इक्विटी शेयर्स कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अल्टीमेटली उस इक्विटी शेयर्स का भी कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है।
तो क्यों ना ये सीसीडी, ये जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, ये इक्विटी में क्लासिफाई किया जाए? ऐसा मन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सोचना यह है कि ये डिलीवर करने के लिए, ये जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसके बदले में इक्विटी शेयर्स, ये इक्विटी शेयर्स डिलीवर करके हम अल्टीमेटली ऑब्लिगेशन सेटल कर रहे हैं या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये बात इवैल्यूएट करेंगे तो इमीडिएटली हमें पता चलेगा कि ये इक्विटी है लायबिलिटी। तो अंडरलाइन इवैल्यूएशन का पॉइंट जो है वो वही है, वेदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। बाय डिलीवरिंग इक्विटी शेयर्स, एम आई सेटलिंग ऑब्लिगेशन, एम आई नॉट सेटलिंग द ऑब्लिगेशन? बात समझ में आ रही है आपको? क्या चेक करना है? चेक ये करना है, बाय डिलीवरिंग इक्विटी शेयर्स आर यू सेटलिंग द ऑब्लिगेशन, और बाय डिलीवरिंग इक्विटी शेयर्स यू आर नॉट सेटलिंग ऑब्लिगेशन, you are issuing purely equity shares, it's pure equity। या आप इक्विटी शेयर्स डिलीवर करके इंस्टेड ऑफ कैश यू आर यूजिंग योर ओन इक्विटी शेयर्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेटलिंग द ऑब्लिगेशन। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैंने आपको कहा इक्विटी का फीचर जो है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, इसका मतलब वहां पे एक और फीचर है कि रिस्क कौन उठाता है? इन्वेस्टर रिस्क उठाता है। इन्वेस्टर रिस्क उठाता है। इन्वेस्टर कहता है मैंने पैसे दे दिया आपको, ये मैंने रिस्क उठाया है, बिजनेस फ्लरिश कर गया बिजनेस, तो मेरा बेनिफिट ही है। आई एम ओनर ऑफ द बिजनेस, पार्शियल ओनर ऑफ द बिजनेस, टू द एक्सटेंट ऑफ दीज मेनी इक्विटी शेयर्स आई एम ओनर। तो ये मेरी रिस्क है, ये मैं रिस्क उठाता हूं, ये फीचर है। अब ये पॉइंट्स जो है, ये जो फीचर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के, कौन से वाले? सीसीडी वाले, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो सकता है? देखिए यहां पे ये हो सकता है इश्यू ऑफ कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹1 lakh to be converted into as many number of equity shares depending on fair value of equity share as on the date of conversion to settle ₹1 lakh। क्या लगता है कहां पे रिस्क है और कहां पे रिस्क नहीं है? This will be classified as liability as it is not Correct. fixed equity shares. फिक्स टू फिक्स टेस्ट नहीं है, इसीलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट सोचने का तरीका, मैं एक्चुअली ये रिवीजन है, मैं इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यू ऑल नो दैट। लेकिन फिर भी यहां पे अगर देखा जाए पहले वाली एग्जांपल में, तो पहले वाली एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कि ये रिस्क जो है, ये रिस्क किसकी है? इन्वेस्टर की रिस्क है। उसको फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए जाने वाले हैं। इस इक्विटी शेयर की प्राइस हो सकता है ये 10,000 पहुंच जाए और उसको ऐसे 1000 शेयर्स मिले तो उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहां पे 10 मिलियन उसकी अमाउंट रहेगी, 1 करोड़ रुपए के शेयर्स मिलेंगे उसको। हालांकि इन्वेस्ट कितने किए थे? 1 लाख, मिलेंगे कितने? 1 करोड़। बेनिफिट ही बेनिफिट। लेकिन ये हो सकता है, ये 1 रुपए भी हो सकता है इसकी वैल्यू। 1 रुपया हो गया तो उसको 1000 रुपए मिलेंगे। ये रिस्क कौन उठा रहा है? ये इन्वेस्टर उठा रहा है। इसको एक ओनरशिप का दर्जा यहां पे मिल रहा है। लेकिन सेकेंड एग्जांपल में देखिए, 1 लाख रुपए उसने दिए है, लेकिन उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे क्या मिल रहा है? as many number of equity shares depending on the fair value of equity shares that will be equivalent to 1 lakh rupees। 1 लाख रुपए के शेयर्स मिलेंगे, नंबर फिक्स नहीं है। 1 लाख रुपए के मिलेंगे या 2 लाख रुपए के मिलेंगे, 3 लाख रुपए के मिलेंगे, लेकिन लिमिट है वहां पे। बात समझ में आ रही है? यहां पे हमने एग्जांपल में 1 लाख लिया है, 2 लाख कर दो, 3 लाख कर दो, 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे या 3 लाख रुपए के मिलेंगे, वो ऊपर का इंटरेस्ट है जो भी है। लेकिन यहां पे अमाउंट क्या है? फिक्स्ड अमाउंट उसको मिल रही है, फिक्स्ड अमाउंट के इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। इक्विटी शेयर्स की अमाउंट जहां पे फिक्स्ड है, नंबर फिक्स नहीं है, नंबर फिक्स नहीं है,
नंबर फिक्स नहीं है तो उसको ज्यादा, उसका रेस्ट्रिक्टेड है बेनिफिट, उसको मिनिमम इतना मिलेगा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? जहां कम नहीं ज्यादा नहीं, यहां पे ये लाइबिलिटी वाला फीचर, यहां पे मैं इक्विटी शेयर्स आई एम यूजिंग दोज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ कैश, आई एम यूजिंग देम एज माय मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आर यू विथ मी एवरीवन? तो यहां पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट में ये नंबर फिक्स होना बहुत जरूरी है, इक्विटी शेयर का नंबर और उसकी प्राइस, ये दोनों भी फिक्स होना बहुत जरूरी है, ये दोनों चीजें फिक्स होनी चाहिए। एनी क्वेश्चंस? तो यहां पे लिखा है लाइबिलिटी में सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वेयर फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। सो ऐसे केस में सीसीडी जो है ये यहां लाइबिलिटी में जाएंगे और ये जो है यहां पे इक्विटी में जाएगा। तो यहां पे सेम है, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट में बी सेटल इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये सेकंड पोर्शन जो है ये एग्जैक्टली सेम है। फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज मेट, फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज मेट, यहां पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट सेटिस्फाई होती है और इसीलिए ये मेरा क्लासिफिकेशन होता है सीसीडी का अंडर इक्विटी। तो जहां पे इस तरीके के कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दीज आर दी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स, वारंट्स होते हैं, ईसॉप्स होते हैं, ईसॉप भी तो एक कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट ही है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, am I right? आफ्टर कंप्लीटिंग योर सर्विस, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सर्विस, या जो भी सर्विस का पीरियड मेंशन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो पीरियड खत्म होने के बाद जो ऑप्शंस दिए गए उसका सेटलमेंट कैसे होगा? बाय वे ऑफ डिलीवरिंग इक्विटी शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस का क्लासिफिकेशन डे वन में कहां पे होना चाहिए? वो इक्विटी में होना चाहिए। बट जहां पे ऐसे ऑप्शंस कैश में सेटल किए जाते हैं, ऐसे ऑप्शंस लाइबिलिटी में सेटल किए जाते हैं। याद है शेयर बेस्ड पेमेंट आपको? प्रीति, धनंजय, पूनम, सो ये जो है ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्जामिनेशन में ये क्लासिफिकेशन में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एग्जामिनर्स के माइंड में। इसमें एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे लेट्स से इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, 10% ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, तो यहां पे ऑप्शन भी है और इंटरेस्ट भी है। ऑप्शन ऑप्ट किया तो फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इफ ऑप्शन ऑप्टेड इक्विटी शेयर्स मिलेंगे फिक्स्ड, इफ option opted, if option not opted, cash repayment। तो यहां पे दोनों फीचर्स है, ऑप्ट किया तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, तो ये इक्विटी का फीचर है, लेकिन यहां पे 10% फिक्स देना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी का फीचर है। कैश देना पड़ा तो ये लाइबिलिटी का फीचर है। तो दिस इज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, वो पोर्शन हम लाइबिलिटी में लेके जाते हैं, रेसिडुअल पोर्शन हम क्या करते हैं? इक्विटी में लेके जाते हैं। डू यू रिमेंबर दिस? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके का हमारा अकाउंटिंग होता था कि जहां पे दोनों फीचर्स मौजूद है एक ही इंस्ट्रूमेंट में। अब ये जनरली मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या होगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, 20% है। लेकिन कंसेशनल क्यों दिया यहां पे? क्योंकि कन्वर्जन ऑप्शन इज एडिशनल फीचर। ये जो इंटरेस्ट है, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू एंड क्रेडिट रिस्क। जो इन्वेस्टर उठाता है क्रेडिट रिस्क,
उसको किसकी, इन्वेस्टी की, उसका क्रेडिट रिस्क को उठाता है, इसलिए उसके लिए कंसिडरेशन और टाइम वैल्यू के लिए कंसिडर। ये जनरली एमसीएलआर होता है। एमसीएलआर मतलब रेपो रेट, और ये जो डिसाइड करता है आरबीआई। तो लेट्स से दिस इज 6% एंड क्रेडिट स्प्रेड इज 4%, तो ये मिलके मेरा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, 10% हुआ। ये क्रेडिट स्प्रेड डिपेंड करता है आपका क्रेडिट रेटिंग क्या है उसकी वजह से, उसके ऊपर। रिस्क ज्यादा, क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा। रिस्क ज्यादा ये हो सकता है 6% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये 3% भी हो सकता है। क्रेडिट रिस्क जितनी ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा चाहिए सामने वाले को, क्योंकि वो रिस्क उठाता है। आप पैसे नहीं लौटा पाए तो दैट्स अ प्रॉब्लम उसके लिए, उसके फंड्स, ही विल लूज दोस फंड्स। सो दिस 6% इज अ टाइम वैल्यू प्लस दिस इज अ क्रेडिट स्प्रेड। इससे बनता है हमारा टोटल इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा ये से कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, कन्वर्जन ऑप्शन मिलता है। सो कंसिडरेशन में 3 चीजें, एक टाइम वैल्यू, क्रेडिट स्प्रेड एंड कन्वर्जन ऑप्शन, ये 3 चीजें होती है। तो जब ये तीसरी चीज होती है कन्वर्जन ऑप्शन, तो ये इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। ये मार्केट रेट वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट रेट अगर मैं दूं तो फिर ये कन्वर्जन ऑप्शन नहीं रहेगा। ये कन्वर्जन ऑप्शन एडिशनल, दिस इज कन्वर्जन ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन टू पार्टिसिपेट, option to participate in equity of entity, equity और प्रॉफिट्स ऑफ एंटिटी। अगर प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा है वो एंटिटी, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या मिलेगा, ये ज्यादा प्रॉफिट्स भी मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम वैल्यू का कंसिडरेशन एंड क्रेडिट रिस्क का कंसिडरेशन। और ये ऑप्शनल है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, 100 रुपए का शेयर उसका 10,000 रुपए में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो उसको प्रॉफिट जो है उसमें पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसका एक हिस्सा इसको भी मिलेगा। इसीलिए, और वो आज ही डिसाइडेड है। यहां पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट जब होता है तो आज ही डिसाइडेड है, आगे जाके डिसाइड नहीं होगा, ये डे 1 पे डिसाइड होगा। दिस इज फिक्स्ड ऑन डे 1, फिक्स्ड ऑन डे 1। इसलिए रिस्क है। गया तो 10,000 जा सकता है, नहीं तो 1 रुपया भी जा सकता है, मुझे भी पता नहीं, सामने वाले को भी पता नहीं। तो ये रिस्क इन्वेस्टर उठाता है। चलो मैं फिर भी आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं आप में, अगर गया ऊपर तो गया, मुझे फिर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे इसके, वो तो मेरा बेनिफिट है, बट वो रिस्क है। मैं वो रिस्क उठाने, वो जोखिम मैं उठाता हूं। यहां पे वो 1 रुपया भी हो सकता है, 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,000 भी आ सकती है, 1 करोड़ भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है। वो मैं रिस्क बिना देखे बिना जाने उठाता हूं डे 1 पे। इसीलिए वो ऑप्शन मुझे एक कंसिडरेशन मिलता है, ये ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द एंटिटी मिलता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो ये एक इक्विटी का हिस्सा बना। Am I right? Is everybody with me on this? सर एक क्वेश्चन था हाँ, रिगार्डिंग द लायबिलिटी साइड। आपने जैसे बोला फिक्स टू फिक्स में इक्विटी एंड कितना शेयर प्राइस जाएगा, हालांकि वो मुझे पता नहीं है, बट इट्स पार्ट ऑफ द इक्विटी। बट सेकंड ऑप्शन जहां पे मेरा ऑब्लिगेशन बन रहा है, जहां पे नंबर ऑफ इक्विटी पता नहीं है, क्या होगा वो पता नहीं है, बट मैंने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है वो तो मुझे वापस आएगा ना? वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में आएगा। इक्विटी शेयर कितने आएंगे, सेकेंड, इसमें इनफैक्ट मुझे पता है कि मुझे 1 लाख रुपए मिनिमम आएंगे या 2 लाख रुपए मिनिमम आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। कितने के शेयर्स मिलेंगे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख के आएंगे, या पहले ही डिसाइड किया 2 लाख के आएंगे या 3 लाख के आएंगे, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में कितना लिखा। तो शेयर प्राइस 1 रुपए की गई तो मुझे 1 लाख इक्विटी शेयर्स मिलेंगे या 2 लाख इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। 2 लाख मिलने तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। 50 पैसे कीमत आई तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। अगर उस शेयर की कीमत 10,000 हो गई तो मुझे यहां पे सिर्फ 10 इक्विटी शेयर्स आएंगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मिनिमम जो मैंने इन्वेस्ट किया वो मुझे मिल जाएगा इन दिस फॉर्म। ओके तो ओके। यहां पे मैं रिस्क नहीं उठा रहा हूं इन्वेस्टर को, उसको तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपेंड करता है, वैल्यू कितने की इन्वेस्ट की और कॉन्ट्रैक्ट में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ये नहीं लिखा, बट कितने रुपए के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ये लिखा है। वो इक्विटी शेयर की कन्वर्जन डेट पे वैल्यू क्या रहेगी उस पर डिपेंड करता है। यहां पे कोई रिस्क इन्वेस्टर नहीं उठाता। इसीलिए अच्छा। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये टाइप के सीसीडीज, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
दिस इज लाइक आई एम यूजिंग माई इक्विटी शेयर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। 1 लाख रुपए के शेयर दे रहा हूं, तो वैल्यू 1 रुपए है तो 1 लाख शेयर दूंगा, वैल्यू 10 रुपए है तो 10,000 दूंगा, वैल्यू 1,000 रुपए है तो 100 दूंगा, वैल्यू 1 लाख रुपए है तो 1 दूंगा। तो इस तरीके का नंबर चेंज ओके होता है। ओके ओके तो उस वैल्यू से मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट यूजिंग इक्विटी शेयर्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दैट्स व्हाई इट इज लाइबिलिटी। तो ये इट इज वेरी कॉमनली यूज एग्जामिनेशन में। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। आप past examination questions, you just open it up and look into the number of past examination question, you will find numerous number of examples on compound financial instrument। बात बिल्कुल सिंपल है। आप जब मेजरमेंट करोगे तो आपको मेजरमेंट पता है किस तरीके से होता है। आपको पहले जो कैलकुलेट करना है, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब फेयर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे कैश फ्लोज है उसका प्लॉटिंग करते हैं कि लेट्स से यहां पे ऑप्शन है कि यहां पे कैश रिपेमेंट हो सकता है, तो हम अज्यूम करेंगे कि कैश देनी पड़ी, द काउंटर पार्टी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, सो मुझे कैश देना पड़ा। कैश अगर देना पड़ा तो कितना आउटफ्लो होगा, ये आप प्लॉट करोगे, उस कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू करोगे, यू विल गेट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट लाइबिलिटी। वो आपको जो पैसा मिलेगा ये मिलेगा 10% से। मार्केट रेट कितना है, 20%। इन एब्सेंस ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन। कन्वर्जन ऑप्शन है इसीलिए ये 10% है। अगर कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होता तो 20% देना पड़ता, तो मेरे कैश फ्लोज जो प्लॉट होंगे लाइबिलिटी के, वो 10% इंटरेस्ट का आउटफ्लो प्लॉट होगा एंड प्रिंसिपल सम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स 5 इयर्स, जो भी रहेगा कन्वर्जन ऑप्शन जिस दिन का, उससे वो प्लॉट होंगे। एंड अकॉर्डिंगली यहां पे फेयर वैल्यू मैं करता हूं 20% से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने का रहेगा, 20% से। जो कैश फ्लो रहेंगे ये प्लॉट करेंगे 10% इंटरेस्ट आउटफ्लो प्लस प्रिंसिपल सम, इसको हम डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू विथ डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 20% विच इज मार्केट रेट। डेफिनेटली ये जो हमारी अमाउंट है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख, जिस प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ये कमी आएगी। सो लेट्स से ये 1 लाख रुपए का है, तो लेट्स से इसकी वैल्यू आई समवेयर अराउंड 80,000। ये रेसिडुअल वैल्यू जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इक्विटी। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं, आगे भी कुछ एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे, बट दिस इज व्हाट IAS 32 इज ऑल अबाउट। ये आपको छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन से कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे सवाल देखा नहीं है, क्योंकि ये इतना पूछा है कि सिंपल हो गया। एवरीबडी इज डूइंग दिस कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और है भी काफी इजी। हमने एक एक्सेल शीट में प्लॉट करके काफी एग्जांपल्स देखे थे कि मेजरमेंट इनिशियल कैसे करना है, इन एब्सेंस ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है। तो अकॉर्डिंगली फेयर वैल्यू निकलती है लाइबिलिटी की। रेसिडुअल ऑफ अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनेंशियल एज योर इक्विटी। तो यहां पे प्रेजेंटेशन जो होता है इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का, तो इश्यूअर के बुक्स में देखते हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ इश्यूअर। हमारे पास क्लियर कट यहां पे तो आएगी कैश, लेट्स से 1 लाख। यहां पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यहां पे 10% ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 80,000, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड अदर इक्विटी में इक्विटी कंपोनेंट इन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट,
ये रेसिडुअल वैल्यू। तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में होता है इन द बुक्स ऑफ इश्यूअर। ये आपने फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कैलकुलेट की। फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका है उसके कैश फ्लोज, 10% इंटरेस्ट आउटफ्लो प्लस प्रिंसिपल सम अगर रीपे करना पड़े, ऑप्शन अगर ऑप्ट ना हो तो कितना पे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू। इसको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे विथ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेशन में लिया है आउटफ्लो में, उसको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 20% से, वो डेफिनेटली 1 लाख रुपए से कम ही। ये 1 लाख रुपए मुझे मिले हैं बट ये 1 लाख से फेयर वैल्यू उसकी कम आएगी 80,000 में। और उसका इक्विटी ऑप्शन, वो ऑप्शन जो है ऑप्शन कन्वर्जन ऑप्शन, ये इक्विटी ऑप्शन है क्योंकि शायद ये अगर कन्वर्ट हो गया तो ये ऑप्शन की वैल्यू है, इसको फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ेंगे, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, इसीलिए ये बैलेंस अमाउंट। अदरवाइज कन्वर्जन ऑप्शन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के फेयर वैल्यू होती है, तो ये फेयर वैल्यू है यहां पे। लेकिन लाइबिलिटी पे करना पड़े तो उस पेमेंट का फेयर वैल्यू है 80,000 और ये जो ऑप्शन है इसका 20,000। ये लाइबिलिटी है, इवेंचुअली 2 साल 3 साल जितना भी पीरियड है अनवाइंड होके ये 1 लाख रुपए में जाएगी। एंड अल्टीमेटली उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगा, डेबिट 10% ओसीडी। अगर पूरा पूरा कन्वर्जन हो गया तो यहां पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैश कैश कैसे, मैंने कन्वर्जन हो गया तो बोला, ठीक है। सो ये इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा इफ कन्वर्टेड फुल्ली। इफ नॉट कन्वर्टेड तो डेबिट तो यही आएगा 10% ओसीडी एंड क्रेडिट आएगा कैश बैंक। यहां पे ये इक्विटी का कंपोनेंट अभी भी है तो यहां पे क्रेडिट में वो क्या जाएगा, इक्विटी कंपोनेंट जो है इसको डेबिट भी करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसका सेपरेट एंट्री भी आ सकता है। अदर इक्विटी, ये इक्विटी कंपोनेंट इन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये जो 20,000 का कंपोनेंट है, ये 1 लाख रुपए की ओसीडी, ये जो 1 लाख रुपए में पहुंचा है अनवाइंड होके लाइबिलिटी, ये यहां पे डी रिकॉग्नाइज होगा। 20,000 का ये क्या है, इक्विटी कंपोनेंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 1 लाख, अब फेस वैल्यू कितनी है उस बेसिस पे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम आएगा। एंड ये अदर इक्विटी का इक्विटी कंपोनेंट है, ये भी शेयर प्रीमियम में जाएगा क्योंकि ये क्या हुआ, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया। इफ नॉट कन्वर्टेड ये 1 लाख रुपए तो डी रिकॉग्नाइज होगा, कैश और बैंक 1 लाख रुपए दिया जाएगा। सेकेंड एंट्री आएगा इसका इक्विटी कंपोनेंट इन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 20,000 का मेरे पास था, ये डी रिकॉग्नाइज होके दिस विल बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, या आप रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके जा सकते हो क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑप्शन। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑप्शन ये तीसरा मेरा क्या है, एक कंसिडरेशन है अपार्ट फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड क्रेडिट रिस्क। ये तीसरा कंसिडरेशन दिया है, इसीलिए ये मार्केट रेट 20% नहीं लगा और मुझे इंटरेस्ट रेट मैंने कम पे किया। am I right? इंटरेस्ट का आउटफ्लो मेरे लिए कम है, ये इंटरेस्ट पे मैंने सेविंग कर लिया बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑप्शन। ये इंटरेस्ट का सेविंग ही ये इक्विटी ऑप्शन है और इसलिए ये इक्विटी ऑप्शन को अल्टीमेटली मैंने ट्रांसफर किया रिटेन्ड अर्निंग्स बिकॉज इट सेव्ड माय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। उतना फायदा हुआ, इसीलिए उतना फायदा हुआ। पहली केस में जहां पे वो इक्विटी फुल्ली कन्वर्ट हुआ वहां पे हमने क्या किया, ये जो सेविंग था इट इज फॉर इशूइंग द इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए उसको शेयर प्रीमियम में ट्रांसफर किया। Am I right? Is everybody with me on this? जहां पे इक्विटी शेयर्स आप इशू करते हो उस फेस वैल्यू से जो भी अमाउंट ज्यादा मिलती है दैट्स योर बेनिफिट विच इज अटैच्ड टू इक्विटी शेयर्स, तो वो शेयर प्रीमियम में आता है। ये इक्विटी कंपोनेंट जो है दिस 20,000 ये रिप्रेजेंट करता है माय सेविंग्स इन इंटरेस्ट आउटफ्लो।
इंटरेस्ट आउटफ्लो में सेविंग्स किए, इसीलिए मैंने ये इक्विटी कंपोनेंट बनाया है, जिसके बदले में मुझे फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देने हैं। ये फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए गए तो उसका कन्वर्जन जो होगा वो शेयर प्रीमियम में होगा। उसका कन्वर्जन कहां पे होगा? शेयर प्रीमियम, बिकॉज आई हैव एक्चुअली सेव्ड इट in the form of interest payment. That savings will be transferred to share premium. But यही अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्जन नहीं हुआ तो it will get transferred to retained earnings. Are you with me everyone? So ये इक्विटी का डेफिनेशन, लाइबिलिटी का डेफिनेशन, इक्विटी वर्सेस फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसका डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया है। तो कहां पे इक्विटी होता है, कहां पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है। सिमिलरली सम कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर सेटल्ड इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हमने ये भी देखा कि वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब होता है, व्हेन देयर इज फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो स्टैंडर्ड ने कहा है, हमने ये नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लिया था। नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब कंपल्सरली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, करेक्ट। कंपल्सरली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का कॉन्ट्रैक्ट विच कंप्राइजेस एन ऑब्लिगेशन फॉर इश्यूअर टू डिलीवर फिक्स नंबर ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। तो ये ऑब्लिगेशन नहीं है। इफ इट इज फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी इट्स ओन इक्विटी शेयर्स, अगर ये यस है तो इट बिकम्स इक्विटी। देन सच सीसीडीज एंड ओसीडीज कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। ओसीडी है तो यहां पे एक पोर्शन इक्विटी आ सकता है, बट ये नंबर ऑफ शेयर्स अगर इस एग्जाम्पल में हमारे, ये एग्जाम्पल में नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे अगर फिक्स नहीं है, ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में फिक्स नहीं है, तो डेट एंड डेरिवेटिव लाइबिलिटी होता है। फिर डेट एंड इक्विटी नहीं होता, डेट एंड डेरिवेटिव लाइबिलिटी होता है। तो यहां पे तो सीसीडी एंड ओसीडी जब फिक्स नंबर आता है तो एक कंपोनेंट उसका इक्विटी आता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। कंपाउंड नहीं है, ये रुक गया यहां पे, एक सेकंड रुकिए बस। तो यहां पे ये नॉन डेरिवेटिव में हमने एग्जांपल लिया था, एक सेकंड, दिख रहा है ना आपको, ये शेयर किया हुआ? यस, दिख रहा है। ये नॉन डेरिवेटिव जो है, ये नॉन डेरिवेटिव में हमने एग्जांपल लिया था ऑफ डिबेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल, सॉरी कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर या ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर। नंबर फिक्स्ड है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्विटी, नंबर फिक्स नहीं है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, करेक्ट। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमने यहां पे देखा था ऑप्शन, शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन मतलब ये इसके बारे में हमने पढ़ा था, ईसॉप का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था अभी, कि अगर ईसॉप के बदले में फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो ऑप्शंस जो है, जो एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, वो ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। दैट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्लासिफाइड, अगर उसके बदले में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स एम्प्लॉय को दिए जाने वाले हैं 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो वो ऑप्शंस विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। अगर उस ऑप्शन के बदले में कैश दिए जाने वाली है, नेट सेटलमेंट इन कैश, तो वो लाइबिलिटी करके हम क्लासिफाई करेंगे। वो शेयर बेस्ड पेमेंट का भी कुछ एक हिस्सा यहां पे आता है, उसका भी डिस्कशन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। आर यू विथ मी एवरीवन ऑन दिस? तो ये डिस्कशन हमने अभी यहां पे विथ एग्जांपल्स किया था। तो ये भी हमने देखा फिक्स टू फिक्स टेस्ट वाली बात, जहां पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट होता है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे इसे, it will be classified as equity. That issued instrument will be classified as equity. Otherwise, in all 4 cases जहां पे एक भी वेरिएबिलिटी है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात की हमने, इक्विटी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी में किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, जहां पे दोनों फीचर मौजूद है वहां पे। ब्रेक लेते हैं रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट से पहले। इट्स 10, ऑलमोस्ट 10:10, तो एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड वापस आएंगे, ठीक है सर। वो स्क्रीन शेयर करोगे क्या, पहले वाला जहां पे आपने? वो ना अभी उसका प्रॉब्लम हो गया, वो कल जैसे बंद पड़ गया वापस,
कोशिश करता हूं, रुकिए जरा। सर ये इक्विटी में पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस का क्या होगा स्पॉट में? वो एग्जांपल अभी देखा ना हमने कि वो अगर फॉरवर्ड प्राइस वाला अगर 150 140 है तो पोटेंशियली फेवरेबल है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 150 में बेचने का, और मार्केट प्राइस फॉरवर्ड प्राइस ऑन दैट डेट पहुंची 140, पोटेंशियली फेवरेबल। वो अगर 160 पहुंची, मतलब 31 जनवरी को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो 160 में बेच पाता, बट बिकॉज 1 जनवरी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 150 में बेचने का, तो मुझे 150 में बेचना पड़ेगा। 10 रुपए का मेरे लिए ये अनफेवरेबल हो गया सिचुएशन। ठीक है। एंड सर क्लासिफिकेशन विल बी डन ऑन द एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली, जो भी हम ऑप्शनल दे रहे हैं। यस, क्लासिफिकेशन मस्ट बी डन ऑन द डेट ऑफ इशू, ये तो तय है बात। ठीक है, कौन सा चाहिए आपको संजय? सर वो जहाँ पे फेयर वैल्यू का आपने फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी का थोड़ा कैलकुलेशन किया था, कैसे डिराइव करते। हाँ बस 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 ये वाला, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, नहीं सॉरी नीचे नहीं, हाँ बस बस बस, सॉरी, ओके ओके, ठीक है, ये ठीक है। यस यस ठीक है। यहां पे ये ठीक है, आई थिंक यहां तक। हाँ ठीक है, ब्रेक लेते हैं।